नमस्कार बच्चों। टॉपिक पढ़ रहे थे हम टेंसेस, और टेंसेस टॉपिक जो है बच्चों, इसके बारे में जितनी भी साधारण बातें हैं वो मैंने आपको सारी बता दी थी। अब मैं क्या है कि जो पूरा टॉपिक है उसको आपके सामने एक बार करता हूँ समराइज, उसका सारांश आपके सामने मैं बता रहा हूँ, और जो चीज़ें छूट गई है वो सारी बातें आज की क्लास में आ जाएगी। टेंस के ऊपर आज अपनी जो है लास्ट क्लास है, ठीक है। तो देखना आप, पहला नियम है बच्चों, लिखना। इसका मतलब ये हुआ कि वाक्य में अगर आ जाए यस्टरडे, वाई का मतलब दूसरा, ये बच्चों एगो, ए का मतलब एगो, और एल का मतलब होगा लास्ट संडे या लास्ट मंडे या लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, ये एल हो गया है। आई का मतलब होगा बच्चों, देखना आप, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। ये जो ऐसा बच्चों, इसका मीनिंग होता है सेशन। सेशन का मतलब देखना आप क्या है, सेशन को मैं ये समझाना चाहता हूं, ऐसे करना आप, जैसे आ गया इन 1998, ये सत्र है, एक वर्ष का नाम है इन 1998। उसी तरीके से हो सकता है इन 2005। निष्कर्ष बच्चों ये है कि अगर किसी सेंटेंस में यालिस, यानी यस्टरडे, एगो, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, या आ जाए इन 1998, इन 2005, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं बच्चों, उनको आपको हमेशा लिखना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। समझ गए? ऐसे वाक्यों को आपको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना चाहिए। और बच्चों आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस वह होता है जिसमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वह होता है जिसमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। समझ गए? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो साधारण वाक्य होते हैं, उनमें तो बच्चों आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, परंतु अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव या नेगेटिव है, माने अगर वाक्य प्रश्नवाचक या नकारात्मक है, तो ऐसी स्थिति में आपको डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए बच्चों। ये पहला नियम, ठीक है। आगे वाला नियम, ये नियम आपको बताया जा चुका है। दूसरा वाला नियम देखना, लिखना बच्चों YAJIS, यहां एल के स्थान पर मैंने जे किया है, और इसका मतलब यह है बच्चों, अगर सेंटेंस में आ जाए वाई का मतलब यट, या आ जाए ऑलरेडी, ए। जे का मतलब है बच्चों अगर आ जाए जस्ट नाउ, और आई का मतलब क्या देखना, पहले बच्चों मैंने आपको लिखाया था इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, इस बार लिखा रहा हूं आपको इट इज फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम या लास्ट टाइम। क्या बोला? पहले बोला था इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, अब कह रहा हूं अगर कोई सेंटेंस इट इज फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम से स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चों उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना चाहिए, माने हे जे के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो समझे बच्चों? ये बोला मैंने इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज फर्स्ट टाइम, ठीक है। सेकेंड टाइम, ये हो गया साहब, इट इज फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, फिर है थर्ड टाइम या लास्ट टाइम। समझ गए? इट इज फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम इत्यादि का प्रयोग अगर हो रहा है,
तो भी आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है? ऐसी स्थिति में आपको प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना है। और आप जान गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह होता है जिसमें है जेव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यही समझ में आ गया? एस का मतलब होता है बच्चों सो फार। एस का मतलब होता है सो फार, हिंदी में कहते हैं अब तक। मैंने आपको कहा कि व्हाट डिड यू डू सो फार, तुमने अब तक क्या किया। ये वाक्य गलत है बच्चों, इसको शुद्ध करने के लिए आपको कहना पड़ेगा व्हाट हैव यू डन सो फार, तुमने अब तक क्या किया है। क्योंकि इस सेंटेंस में सोफार का प्रयोग हुआ है और चूंकि इसमें सोफार का प्रयोग हुआ है इसलिए इसमें आप डिड यानी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें तो आपको हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। ओके, तो निष्कर्ष बच्चों क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अगर किसी सेंटेंस में यट, दूसरा नियम सुनना, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, इट इज फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम या सो फार का प्रयोग हुआ है तो उस वाक्य को बच्चों आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना चाहिए। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बच्चों वो होता है जिसमें हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह होता है जिसमें हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक बात बच्चों विशेष है, वो भी समझ लें आप। विशेष बात क्या है? विशेष बात बच्चों यह है कि अगर किसी सेंटेंस में यट आया है तो साधारणतः उस वाक्य में नोट जरूर आता है। बात समझ में आ रही है? अगर किसी सेंटेंस में यट आया है तो साधारणतः उस वाक्य में नोट जरूर आता है। जैसे मैंने आपको कहा कि शी हैज नॉट रिटर्न्ड होम यट, शी हैज नॉट रिटर्न्ड होम यट, वो अभी तक घर नहीं लौटी है, यहां नोट आया है ना। तो ये समझ लें आप कि जिस सेंटेंस में यट आता है उसमें बच्चों साधारणतः नोट का प्रयोग जरूर होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यट वाला सेंटेंस नेगेटिव होता है। ओके बच्चों, दूसरा नियम खत्म। तीसरा नियम देखो, क्या तीसरा नियम? इधर देखना। तीसरा नियम बच्चों आपको बताया था, बताए सारे जा चुके हैं, फिर भी मैं आपको जो है एक बार सब जो नियम है उनको समराइज कर रहा हूं, उनका संक्षिप्तीकरण कर रहा हूं और एक एक बात को जो है आपको मैं बिंदुवार समझा रहा हूं। PURF, पर्फ का मतलब समझ गए? पर्फ का मतलब ये होता है कि अगर किसी सेंटेंस में आ गई बच्चों प्रोवर्ब, क्या आ गई? प्रोवर्ब को हिंदी में बोलते हैं कहावत। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सत्य के अंत में जीत होती है, ऐसे वाक्यों को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना चाहिए। जो कहावतें होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, परंतु बच्चों अगर किसी कहावत का कनेक्शन किसी पास्ट इंसिडेंट से हो, ये बहुत गंभीर बात है जो बताने जा रहा हूं मैं, परंतु अगर किसी कहावत का कनेक्शन किसी पास्ट इंसिडेंट से हो, कोई भूतकालिक ऐतिहासिक घटना से, अगर किसी भूतकालिक ऐतिहासिक घटना से अगर किसी कहावत का संबंध हो तो बच्चों ऐसी कहावत को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी लिखा जा सकता है। मैं आपको उदाहरण से क्लियर करूंगा बात अपनी। तो आप जानते हैं अगर सेंटेंस में प्रोवर्ब आ गई, यू का मतलब होता है बच्चों यू टी, समझ गए? यूटी क्या होता है? यूटी बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर सेंटेंस में प्रोवर्ब आ गई है यूटी, यूटी का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, सार्वभौमिक सत्य का भाव आ गया है। जैसे सूरज पूर्व में उगता था, उदय होता था और उदय होता है और उदय होता रहेगा, तो इसका मतलब कौन सा भाव है इसमें? इसमें यूटी है। मैंने कहा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, किसी ने कहा साहब ये साइंटिफिक ट्रूथ है। देखो ऐसी बात है बच्चों, ये जितने भी ट्रूथ होते हैं ना, साइंटिफिक हो, हिस्टोरिकल हो, ज्योग्राफिकल हो, ये सारे के सारे क्या है? यूटी की जद में आ जाते हैं। दे ऑल फॉल इन द कंपास ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ का जो कंपास है, उसका जो दायरा है, उसकी जो जद है, उसमें सारे आ जाते हैं। इसलिए मैं इतना ही कहता हूं कि यूनिवर्सल ट्रूथ का भाव अगर है तब आपको क्या करना चाहिए? उसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना चाहिए। दूसरी बात देखो, आर का मतलब होता है बच्चों रूटीन। रूटीन यानी कोई काम जो रोज रोज होता है। इसको बच्चों अन्यथा आप रिपीटेड एक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिपीटेड एक्शन। ये आ गया साहब रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन। ओके, और एफ का मतलब होता है बच्चों फैक्ट। फैक्ट का मतलब जो बात जैसी है वैसी रहेगी, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, होते थे, होते रहेंगे। तो आपको कहना चाहिए कि ऐसे थोड़ी कहोगे आप 2 और 2 4 हो रहे हैं, ऐसे भी नहीं कह सकते 2 और 2 4 हो रहे थे या होते थे। तो आपको कहना चाहिए 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। कई बच्चे गलती ये करते हैं कि 2 and 2 makes 4 करते हैं। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन नहीं होता, वेट फॉर नन होता है। फिर कह रहा हूं कि 2 and 2 makes 4 नहीं होता, 2 and 2 make 4 होता है। परंतु अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज या मैक्स आएगा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना जल्दी उठना आदमी को बनाता है, जल्दी सोना और जल्दी उठना आदमी को आरोग्यवान बनाता है, बलवान बनाता है, धनवान बनाता है।
तो वो कहावत अलग है, उसमें तो मैक्स आएगा, परंतु किसमें नहीं आएगा? दो कहावतें अच्छे से दिमाग में बिठा लो, टाइम एंड टाइड, वेट्स फॉर नन नहीं होता, वेट फॉर नन होता है। आपकी ग्रामर में वेट्स लिखा हुआ हो सकता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, जो मैं कह रहा हूं उस बात की तरफ ध्यान देना, क्योंकि मैं जो बातें बोल रहा हूं बहुत ऑथेंटिक बोल रहा हूं, प्रामाणिक स्रोतों से, ऑथेंटिक सोर्सेज जो है उधर से मैं चीजें लेता हूं, एंड देन आई वो चीजें जो मैं आपको सर्व करता हूं। ओके, तो बात समझ में आ रही है? लास्ट वाली बात आ गई बच्चों, फैक्ट। नियम क्या बना? नियम बच्चों ये बना, अगर किसी सेंटेंस में प्रोवर्ब, यूनिवर्सल ट्रूथ, रूटीन, रिपीटेड एक्शन या फैक्ट का अभाव है, तो ऐसे सेंटेंस का जो टेंस होगा बच्चों वो हमेशा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और बच्चों आप मुझे बता सकते हैं क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? तो बच्चों आपको कई बार कहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या बोला? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में जुड़ा हुआ होता है एस या यस। लेकिन बच्चों अगर सेंटेंस प्रश्नवाचक या नकारात्मक है, माने सेंटेंस अगर अफर्मेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव है, तो ऐसे वाक्यों में बच्चों क्या होता है? ऐसे वाक्यों में डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसे वाक्यों में डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यही बात थी जो मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कहनी। समझ में आ रहा है? ओके बच्चों, एक बात मैंने आपको बीच बीच में यो भी बता दी अभी थोड़ी सी देर पहले, क्या कि अगर किसी कहावत का संबंध, किसी कहावत का कनेक्शन किसी पास्ट इंसिडेंट से हो, तो ऐसी कहावत जो है बच्चों वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। क्या आप मुझे सोच करके कोई ऐसी कहावत बता सकते हैं? क्या आपने ऐसी कोई कहावत सुनी है हिंदी या अंग्रेजी में जो कहावत है उसके बावजूद वो प्रेजेंट टेंस में, अर्थात ता है, ती है, ता हूं, ऐसा उसका भाव नहीं है और वो जो पास्ट में जा रही है? एक कहावत में बताता हूं आपको, देखना इधर, लिखना बच्चों एक सेंटेंस। हिंदी में बोलते हैं बच्चों हम, हथेली में सरसों नहीं उगती है, हथेली में सरसों नहीं उगती है। क्या आ गया लास्ट में? ती है। मैंने क्या बोला था कि हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में आ जाए ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ऐसे वाक्य हमेशा होते हैं अंग्रेजी के पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस के। तो इसका अनुवाद भी इसी तरीके से होना चाहिए, लेकिन इसका अनुवाद इस तरीके से अंग्रेजी में नहीं होता बच्चों, क्योंकि हथेली सरसों का कोई लेना देना नहीं है। आपको जब हिंदी में बोलना तो आप बोलते हैं कि साहब हथेली में सरसों नहीं उगती है। आपको जब हिंदी में बोलना होता है तो आप बोलते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का जब आप अंग्रेजी में अनुवाद करते हो तो बच्चों ऊंट और जीरा न जाने कहां चले जाते हैं। तो ये कहावतों का अनुवाद उस तरीके से थोड़ी होगा, कहावतों का अनुवाद तो अपने तरीके से होगा। जैसे मैंने कहा ए ड्रॉप इन ओशियन, ए ड्रॉप इन ओशियन का मतलब समुद्र में एक बूंद। मैं दरअसल ये कहना चाहता हूं बच्चों की ऊंट के मुंह में जीरा। आपने ऊंट के मुंह में जीरा बोला और आपसे कहा गया एंड यू आर आस्क्ड टू ट्रांसलेट द प्रोवर्ब इनटू इंग्लिश, और आपसे कहा गया साहब इस प्रोवर्ब को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो इसका अनुवाद बच्चों इस तरीके से नहीं होगा कि साहब क्यूमिन, CUMIN, क्यूमिन माने जीरा होता है, ठीक है, क्यूमिन इन द माउथ ऑफ केमल, इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसका ट्रांसलेशन तो यह होगा ए ड्रॉप इन ओशियन, माने महासागर में एक बूंद। मैंने कहा कि हथेली में सरसों नहीं उगती है, आप हिंदी में जो बोलना बोलें, पर अंग्रेजी में बच्चों इसकी कहावत बनेगी रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम शहर का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था। इस कहावत का संबंध बच्चों क्या है? इस कहावत का कनेक्शन किसी पास्ट हिस्टोरिकल इंसिडेंट से है। That's why this proverb must be written. That's why this proverb must be written in past indefinite tense. आप जानते हैं वाज वर्ब के साथ अगर कोई दूसरी वर्ब नहीं आती है तो वाज वर्ब स्वयं फुल वर्ब का काम करते हैं, और ऐसे में ऐसे वाक्यों का जो टेंस होता है बच्चों वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो देखना क्या कहावत बोली मैंने, हथेली में सरसों नहीं उगती, और अंग्रेजी अनुवाद ये बना बच्चों रोम वाज नॉट built in a day. Rome was not built in a day. लेकिन बच्चों इसका हिंदी अनुवाद जब आप करोगे तो इसका हिंदी अनुवाद यूं नहीं करोगे आप क्या कि रोम शहर का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद तो यही होगा कि हथेली में सरसों नहीं उगती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम अगर आप इंस्टेंटली करना चाहते हैं, जैसे आपने वो सोने की मुर्गी वाली कहानी पढ़ी है, एक ही दिन अंडे निकालने वाली बात, किसी मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक ही दिन निकालना, ठीक है। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे सो बढ़ा ऋतु अवध फल होए। तात्पर्य यह है कि इट टेक्स टाइम टू डू समथिंग, किसी काम को करते हुए टाइम तो लगता ही है। ओके, तो बच्चों आपने देखा अगर किसी सेंटेंस में आ जाए प्रोवर्ब, अगर किसी सेंटेंस में आ जाए यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर किसी सेंटेंस में आ जाए रूटीन वर्क या रिपीटेड एक्शन, या किसी सेंटेंस में आ जाए कोई फैक्ट, तो क्या करेंगे आप?
फैक्ट दरअसल बच्चों ये भी होता है क्या, हैबिचुअल फैक्ट होता है। आप जानते हो आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड, क्या बोला मैंने, आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड, मैं अपने बाएं हाथ से लिखता हूं। तो आप बच्चों इस सेंटेंस को क्या मानोगे, ये हैबिचुअल फैक्ट है, ये आदतन सत्य है, और ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबके ऊपर ऐसा ही लागू होगा। और जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी सेंटेंस को चेंज करते हो और उसमें सेंटेंस आ गया साहब आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड, तो बच्चों आई राइट का आई रोट नहीं होगा, आई राइट का आई रोट नहीं होगा, क्योंकि ये तो सभी कालों में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जितने भी तीन काल हैं, और तीनों कालों के अंदर क्या होता है, ये उसी रूप में लागू रहता है। आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड, ये हैबिचुअल फैक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। मैंने कहा कि ये जो कुत्ते हैं ये क्या करते हैं, अजनबी लोगों को देख करके भौंकते हैं, ये उनका हैबिचुअल फैक्ट है। क्या बोला मैंने कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, माने कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। उसी तरीके से मैंने कहा कि व्हेन द कैट इज अवे, व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली दूर होती है, द माइस प्ले। ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, आपने देखा व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, इसका मतलब ये हुआ कि जब बिल्ली दूर होती है तो चूहा मजे से खेलता है, ये उसका आदतन सत्य है। लेकिन जब बिल्ली करीब होती है तो वो डर जाता है, फिर वो भी भागता है, बिल्ली भी भागता है। तो कैसी आदत है ये मतलब कैसा फैक्ट है, ये हैबिचुअल फैक्ट है, ये एक आदतन सत्य है। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है। ओके बच्चों, आगे वाली बात पर बढ़ता हूं। अच्छा एक बात और सुनो, इसी दरमियान मैंने ये कहा कि अगर किसी कहावत का संबंध अगर किसी भूतकालीन घटना से है, अगर किसी कहावत का कनेक्शन, किसी प्रोवर्ब का कनेक्शन किसी हिस्टोरिकल इंसिडेंट से है, तो उसका टेंस बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है बल्कि पास्ट इंडेफिनिट होता है। ये तो बहुत गहरी बात है जो मैंने आपको बता दी है, परंतु साधारण बात आप इतना ही ध्यान रखें, ए प्रोवर्ब शैल ऑलवेज बी रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक प्रोवर्ब जो होती है वो साधारणतः किस में लिखी जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। बात समाप्त। आगे वाली बात चालू करते हैं। आगे वाला नियम क्या है बच्चों, आगे वाला नियम है सबजंक्टिव मूड। आगे वाला नियम है सबजंक्टिव मूड। क्या होता है सबजंक्टिव मूड, देखो बच्चों लिखना आप, सबजंक्टिव मूड। सबजंक्टिव मूड का मतलब होता है बच्चों, अगर किसी वाक्य में काल्पनिक स्थिति, ये लिखने लायक बात है, अगर किसी वाक्य में काल्पनिक स्थिति या मनोकामना, अगर किसी वाक्य में काल्पनिक स्थिति या मनोकामना का भाव है, समझ में आ रही है, अगर किसी वाक्य में काल्पनिक स्थिति या मनोकामना वाला भाव है, तो बच्चों आपको क्या करना चाहिए, ऐसे वाक्यों में आपको बी वर्ब के रूप में हमेशा वर का प्रयोग करना चाहिए, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। बाकी बात करने के लिए बच्चों मैं लूंगा 2 मिनट का ब्रेक। ओके। हाँ तो बच्चों आपको बता रहा था मैं, सबजंक्टिव मूड का मतलब होता है अगर किसी सेंटेंस में काल्पनिक स्थिति या मनोकामना का भाव है, अगर किसी सेंटेंस में काल्पनिक स्थिति या मनोकामना का भाव है, तो ऐसा जो सेंटेंस होता है बच्चों, उसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कि उसमें सबजंक्टिव मूड है। दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू सबजंक्टिव मूड इन इंग्लिश। वो जो सेंटेंस होता है वो अंग्रेजी में सबजंक्टिव मूड की अवधारणा से संबंधित होता है। ओके,
तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या बोला मैंने, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ को पकड़ लो, समझ गए। इफ से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है और अगर ब्रैकेट में बी वर्ब दी हुई है तो वाज कभी नहीं भरना है, इज एम आर कभी नहीं भरना है, क्या भरना है, केवल वर्ब भरना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि करता एक वचन है या बहुवचन है, बी वर्ब का मतलब केवल वर्ब भरना है। ओके, इफ से अगर वाक्य स्टार्ट हो रहा है, पहचानने का तरीका बता रहा हूं, आगे देखना। ऐसे वाक्य में आ सकता है बच्चों एज इफ, क्या आ सकता है, एज इफ। जैसे मैंने आपको क्या क्या कहा कि मैंने ये बोला आपको कि ही टॉक्स टू मी, ठीक है, या ही वॉक्स, वो यूं चलता है, एज इफ ही वर लैम, वो यूं चलता है जैसे वो लंगड़ा हो, जैसे वो विकलांग हो। तो ही के बाद बच्चों वहां जाना चाहिए था, पर मैंने वर लगाया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एज दो सेंटेंस बता रहा था मैं आपको कि शी बिहेव्स, वो ऐसे बर्ताव करती है, एज इफ शी वर ए क्यून, वो ऐसे बर्ताव करती है जैसे वह कोई रानी हो, जैसे वह कोई शहजादी हो, राजकुमारी हो, वगैरह वगैरह। तो एज इफ आ गया बच्चों, और आ गया एज दो। एज दो बच्चों, इन दोनों का मीनिंग हिंदी में होता है मानो, क्या होता है, मानो। हिंदी में पढ़ते हो आप उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें मानो, जानो, जनहू, मनहू वगैरह वगैरह आता है। अंग्रेजी में जो मानू है बच्चों, उसको आप बोलते हैं एज इफ या एज दो शब्द है अलग अलग। इसको आसिफ मत पढ़ देना, ASAIF ये दोनों पास पास नहीं है, दीज आर डिफरेंट वर्ड्स, दीज आर सेपरेट वर्ड्स। ओके, तो बीच में स्पेस देने की जरूरत है। तो इफ आ गया, एज इफ आ गया, एज दो आ गया। और बच्चों कभी कभी क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस आई विश से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, आई विश। जैसे मैंने बताया आपको कि आई विश आई वर एज टॉल एज यू, मैं ये कामना करता हूं कि मैं भी उतना ही लंबा होता जितने लंबे आप हैं। आई विश आई वर ए मिलियनियर, मैं आशा करता हूं, मैं ये कामना करता हूं कि मैं एक बहुत बड़ा करोड़पति होता। ठीक है बच्चों, तो आई विश अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसमें कौन सी स्थिति है, मनोकामना वाली स्थिति है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों कई बार सेंटेंस में से स्टार्ट होता है, मॉडल, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, लेकिन कई बार बच्चों मैं नहीं लिखता, उसमें केवल इतना बोलता है गॉड ब्लेस यू, गॉड सेव द क्वीन, भगवान रानी की रक्षा करे। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं बच्चों, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं एक प्रकार के। ये ऑप्टेटिव का मतलब होता है कि ये दुआ या बद्दुआ वाले वाक्य होते हैं। इसमें या तो दुआ देते हैं भगवान तुम्हारा भला करे, या इसमें बद्दुआ देते हैं कि भगवान तुम्हारा सत्यानाश जाए। ठीक है, जैसे द हर्मिट सेड, संत ने कहा कि मे यू ऑल गो टू हेल, भगवान करे कि तुम सब नरक में जाओ, ये श्राप है। व्हाट इज दिस इज ए कर्स, ये श्राप है। बात समझ में आ गई है। तो मैं समझाना चाहता हूं कि ऐसे जो सब्जंक्टिव मूड वाले वाक्य हैं, माने काल्पनिक स्थिति या मनोकामना वाले वाक्य हैं, जिनमें खास तौर पे आप पहचान सकते हैं इफ से, एज इफ से, एज दो से, आई विश से। ठीक है बच्चों, इन सच सेंटेंसेज, ऐसे वाक्यों में, या बच्चों इसको पहचानने का एक तरीका यह भी है कि सेंटेंस के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है जिसे आप कहते हो मार्क ऑफ इंटरजेक्शन। इसे मार्क ऑफ इंटरजेक्शन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और हिंदी में कहा जाता है इसको संबोधनवाचक चिन्ह अथवा विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, अपितु ये आ रहा है, इट मींस यू कैन अंडरस्टैंड, तब आपको थोड़ा क्लू मिल सकता है कि आप जो है उस सेंटेंस में सब्जंक्टिव मूड होने की पूरी संभावना। समझ में आ गया है। ओके बच्चों, तो ये वाला नियम आपका समाप्त हो गया है। आगे वाले नियम पे चलते हैं। इसके बाद बच्चों मैंने आपको एक नियम बताया था, नियम का नाम है वर्ब ऑफ सेंसेज, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्रियाएं। इसके बाद वाला नियम है बच्चों वर्ब ऑफ सेंसेज, माने ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्रियाएं। इधर है मेरा पूरा ध्यान। ठीक है, अब आपको पूरा ध्यान इस जगह केंद्रित करना है। नियम बन गया बच्चों आपका, लिखो आप, वर्ब्स ऑफ सेंसेज। वर्ब्स ऑफ सेंसेज, सेंस का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियां। वैसे सेंस का मतलब आप जानते हो, डोंट यू हैव एनी कॉमन सेंस, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है? तो यहां सेंस का मतलब होता है बच्चों विवेक। उसी तरीके से विवेक होता है जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं डिस्क्रेशन। ये वर्ड है, देख लेना, डिस्क्रेशन। प्लीज एनरिच योर वोकैब, अपना जो वोकैब है, अपना शब्दकोश है, उसको आप बढ़ाएं। डिस्क्रेशन का मतलब होता है विवेक, हिंदी में विवेक कहते हैं। और विवेक का मतलब बच्चों बुद्धि नहीं होता, विवेक का मतलब तो सही और गलत में अंतर करने वाली बुद्धि को विवेक कहते हैं। डिस्क्रेशन जो है एक ऐसी बुद्धि है दैट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या सही है क्या गलत है के बीच में अंतर करने की जो आपकी एबिलिटी है, आपकी क्षमता है, दैट इज नोन एज डिस्क्रेशन, और आप कहते हैं उसको हिंदी में विवेक। समझ में आ गया है। ओके, तो एक तो मैंने बताया डोंट यू हैव कॉमन सेंस, क्या तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है? तो सेंस का मतलब विवेक। उसी तरीके से सेंस का मीनिंग होता है बच्चों किसी चीज का मीनिंग, किसी चीज का भावार्थ। जैसे
आई डोंट अंडरस्टैंड योर सेंस, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ दिस पोयम, मैं इस कविता का सेंस जो है उसको नहीं समझ पा रहा हूं। समझ में आ रही है? उसकी जो संवेदना है, जो कविता की संवेदना है वो मेरे समझ में नहीं आ रही। वैसा मीनिंग भी होता है। यहाँ ये हमारी जो बॉडी है, तो आप जानते हैं त्वचा एक ज्ञानेंद्री है, आंख एक ज्ञानेंद्री है, नाक भी है, उसी तरीके से मुंह भी है। तो आप समझिए ना, इस तरीके से क्या होता है, हमारे जो सेंसेज हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, उनसे संबंधित क्रियाएं देखो बच्चों। वर्ब्स ऑफ सेंसेज में देखो आप SEEC, फिर लिखना SEEM, सेम, प्रतीत होना। ओके, फिर लिखना अंडरस्टैंड माने समझना। दिमाग भी तो एक ज्ञानेंद्रिय है। ओके, आगे देखना। फिर लिखना बच्चों लव, लव का उल्टा लिखना हैट। फिर लिखना लाइक, लाइक का उल्टा लिखना डिसलाइक। ओके, फिर लिखना बच्चों कैनोट, नो। फिर लिखना हियर, हियर माने सुनना। फिर लिखना बिलीव। फिर लिखना रिमेंबर। और बच्चों अंत में लिखना हेज या हेव। ठीक है, ये ऐसी क्रियाएं हैं बच्चों विच आर नेवर यूज्ड इन इंडेफिनिट टेंस। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनका विच आर नेवर यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। मैं गलत बोल गया हूं, आई एम सॉरी। मैं कहना चाहता हूं विच आर ऑलवेज यूज्ड इन इंडेफिनिट टेंस, जिनका प्रयोग हमेशा इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। इनका प्रयोग कभी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। क्या बोला मैंने? इनका टेंस बच्चों कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको दिया हुआ है, क्या बोला, अगर इन क्रियाओं को इस तरीके से दिया हुआ है जैसे आई एम सीइंग यू, तो बच्चों आपको उसको काट के क्या करना चाहिए, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देना चाहिए, आई सी यू। तो मैंने कहा कि इन क्रियाओं का प्रयोग कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। और अगर गलती से हुआ है तो ऐसे वाक्यों को शुद्ध करने के लिए बना देना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में उनको चेंज कर देना चाहिए। ये नियम आपका समाप्त। वर्ब्स ऑफ सेंसेस के अंदर बच्चों इन क्रियाओं को याद करना पड़ेगा। मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, तो आल्सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट ट्रिक। आप उस ट्रिक की भी सहायता ले सकते हैं। आगे वाले नियम पे चर्चा करते हैं। हाँ बच्चों, आगे वाला नियम बच्चों बताया था आपको लिखना PATA। आपको ये समझाया गया था कि सेंटेंस में अगर परमानेंट अरेंजमेंट का भाव है, पहला PA, ये जो पहला PA है ना बच्चों, ये लिख लिया मैंने PA। क्या मतलब है इसका? परमानेंट अरेंजमेंट। सेंटेंस में अगर परमानेंट अरेंजमेंट का भाव है, जिसको बच्चों आप हिंदी में कहते हो स्थायी गतिविधि। क्या कहते हो हिंदी में? स्थायी गतिविधि। गतिविधि को आप एक्टिविटी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा अगर सेंटेंस में परमानेंट अरेंजमेंट का भाव है, तो बच्चों ऐसा जो सेंटेंस है उसका टेंस होगा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। बात को समझना। अगर किसी सेंटेंस में परमानेंट अरेंजमेंट का भाव है, तो ऐसा सेंटेंस बच्चों आपको दिया जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जो गलत होगा। ऐसे वाक्यों को शुद्ध करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलना चाहिए। परमानेंट अरेंजमेंट बताया था आपको, जैसे लता ऑलवेज सिंग्स इन हिंदी। लता ऑलवेज सिंग्स इन हिंदी बट टुडे शी इज सिंगिंग इन तमिल। लता हमेशा हिंदी में गाती है, ये परमानेंट अरेंजमेंट है। लेकिन